हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक इक्लिप्स उससे कि शांत लाइट के नीचे ह्यूमैनिटी एक स्पीशीज के जैसे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। कुछ देखते हैं कि उनकी स्किन और फ्लैश ग्रास और वुड में चेंज हो रही है, जो पेड़ वाले ज़ॉम्बीज़ के जैसे लगते हैं। दूसरे फील करते हैं कि मेटल उनकी हड्डियों से बाहर आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट के शिकार लोगों की तरह है। ये लोग एक अनजाने कैटलिस्ट से बदले हुए दूसरे बेदिमाग इंसानों के साथ इस नए क्राइसिस के बिग मैस के बीच जमीन पर घूम रहे हैं। कोई भी सोच सकता है कि इस डरावनी दुनिया में क्या अभी भी कोई इजी और कंफर्टेबल जगह है। यहाँ तक कि हमारा हीरो भी सोचता है कि वो इन सिचुएशंस में इतना आराम और बेफिक्र क्यों है। ऐसा लगता है कि वो उन मॉन्स्टर्स से अफ्रेड नहीं है जिन्हें डार्क साइडर्स कहते हैं। आंसर सिंपल है, वो भी बदल गया है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से ज्यादातर लोग हुए हैं। वो किसी भी जंगल में एक जमीन के पीस में चेंज हो गया है। वो अपनी अजीब किस्मत को भी समझ नहीं पा रहा है। अगर वो अभी मिट्टी का एक फिक्स्ड ढेर है तो वो कहीं जाएगा कैसे। हर दूसरा पर्सन कुछ इंसान जैसे फीचर्स रखता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ही एक अलग केस है। हमारा लड़का गुस्से में अपना एक पैर बाहर निकालता है और जिस जमीन पर एक डार्क साइडर चल रहा था वो ऊपर उठ जाती है। बेचारा पेड़ की चीजों से भरा हुआ जमीन में अचानक आए उभार से गिर जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ट्री गाय का फेस दूसरे डार्क साइडर की पीठ से निकल रहे आयरन रॉड से घुस जाता है। ब्लैक लिक्विड का एक झटका ट्री गाय के माथे से बाहर आना शुरू हो जाता है। एक चोट जो नॉर्मल इंसानों के लिए जानलेवा होती वो दिखाई दे रही है। वो ब्लेम करने के लिए किसी को ढूंढता है और वो स्टील गाय होता है। हालांकि समझ में नहीं आता, लेकिन तुम सुन सकते हो उसके बड़बड़ाने में उसका गुस्सा। हमारा हीरो जो बेसिकली इस फाइट की रीजन है, जल्दी से सारी जिम्मेदारी छोड़ देता है और लड़ाई के लिए डार्क साइडर के खराब मूड को दोष देता है। बदला हो या ना हो, ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उसकी मौजूदगी को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते। उसकी सोच और माइंड की कंडीशन भी खराब हो रही है, जैसे कि वो पूरी तरह से सिर्फ जमीन का एक पीस बनना शुरू हो रहा है। इस तरह का बदलाव मौत की सजा से कम नहीं हो सकता। किस्मत ने उसे जो खराब कार्ड्स दिए हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए वो सीधा लेटने का डिसाइड करता है, उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां उसने हार मानने का डिसाइड किया है। एक लेडी अपनी जान के लिए भाग रही है। ग्रीन हेयर वाली एक क्यूट स्टूडेंट परेशान लगती है क्योंकि वो काफी टाइम से मॉन्स्टर्स से रन कर रही है। वो सोचना शुरू कर रही है कि क्या अभी भी कोई नॉर्मल इंसान आसपास हैं। यहां तक कि उसकी दौड़ उसे उस जमीन तक लाती है जहां हमारा लड़का अपनी मौत का वेट कर रहा है। वो एक साइन देखता है कि उसके स्कर्ट के नीचे लाइफ अभी भी वर्थ लिविंग है। हाँ, उसकी माइंड की कंडीशन थोड़ा थोड़ा खराब हो रही है, लेकिन बूटी की एक झलक कोई भी मेंटल प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। वो रियलाइज करता है कि लेटे रहकर मौत का वेट करने का कोई यूज नहीं है, अब फिर से खड़े होने का टाइम है। लेकिन वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गलती से अपने ऊपर किसी को फिर से ट्रिप कर देता है। वो क्यूट लेडी चेहरे के बल लैंड करती है। ये काफी बुरी तरह से गिरना है। हमारा लड़का मूव नहीं कर सकता। लड़की ठीक है, लेकिन उसे बस एक एहसास आता है जैसे कोई अच्छी बात। वो फीलिंग इंसान की 3 बड़ी इच्छाओं में से एक से रिलेटेड है। उसका दिल खुशी से बहुत ज्यादा खुश है। ये जिंदा होने का निशान है, अलाइव होने का प्रूफ है। ऐसा लगता है कि अपने जमीन वाले रूप में भी अब भी ऐसी फीलिंग्स हैं जो उसे याद दिला सकती हैं कि वो अभी भी ह्यूमन है। जब वो इंसानी मुश्किलों की ब्यूटी का मजा ले रहा है, लड़की को खुद को उठाना पड़ता है। अचानक से चोट लगना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और बात को वर्स बनाने के लिए बड़े बड़े शैडोज पास आना शुरू हो रहे हैं। मेटल और वुडन डार्क साइडर्स ने अपनी छोटी मोटी लड़ाई फिनिश कर ली है और एक कॉमन जिंदा टारगेट पर फोकस कर दिया है। हो सकता है कि उन्होंने पहले फाइट की हो, लेकिन किसी पूरी तरह से कमजोर को देखना और पकड़ना उनकी मेन प्रायोरिटी है। वो लेडी सिर्फ इतना कर सकती है कि वो जितना लाउड चिल्ला सकती है उतना चिल्लाए। हमारा हीरो फाइनली अपने ड्रीम लैंड से आउट हो जाता है। अपनी पावर से जमीन को कंट्रोल करते हुए वो अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ पॉइंट करता है। डार्क साइडर ग्रुप के नीचे की जमीन अचानक से गिर जाती है, इससे पहले कि वो लड़की तक पहुंच पाए। उसे पसंद नहीं आता कि ये मॉन्स्टर्स बिना परमिशन के सीधे उसकी बॉडी में स्ट्रगल कर रहे हैं और शाउट कर रहे हैं। अपने हैंड्स को क्लोज करते हुए और मिट्टी को बंद होने के लिए मूव करते हुए वो एक लेसन सिखाना चाहता है कि डार्क साइडर्स को नॉर्मल ह्यूमंस को टच करना अलाउड नहीं है। वो खड्डा जो बेदिमाग भीड़ को फंसाने के लिए ओपन हुआ था, उन्हें थोड़ा थोड़ा क्रश करना स्टार्ट कर देता है और उनके बॉडीज को थोड़ा डीप निगल लेता है। जरूर कोई कैलकुलेशन एरर हुई होगी। डार्क साइडर्स जिन्होंने अपने बदलाव को अडॉप्ट कर लिया है, वो आसान नहीं है। इन दोनों में इतनी स्ट्रेंथ और जिद है कि वो अपने दफन होने की जगह से ब्रेकआउट कर सकें। ये एक मुश्किल स्ट्रगल है जो हमारे हीरो की सारी फिंगर्स को तोड़ देता है। हो सकता है कि उसे पेन का एहसास ना हो, लेकिन ये लोग उसे सच में हार्म पहुंचा सकते हैं। एक डार्क साइडर जिसे एक डेड ट्री ने कंट्रोल कर लिया था, एक डार्क साइडर जो स्टील रॉड्स में चेंज हो गया था। ये दोनों सच में टफ हैं। अगर वो उन्हें अच्छे से काबू करना चाहता है तो उसे और थोड़ी स्मार्टनेस और होशियारी से मूव करना होगा।
फर्स्ट उसे लेडी को सेफ जगह पर ले जाना होगा। ये करने के लिए वो मूविंग जमीन की हाइट का यूज करके एक आर्टिफिशियल नीचे जाने वाली एस्केलेटर बनाता है। जब वो उसे एक बहुत सेफर स्पॉट में सेट कर देता है तो वो कुछ और सिक्योरिटी स्टेप्स यूज करता है ऊपर की जमीन को कवर की तरह यूज करते हुए। वो लेडी स्टन्ड है। उसके आसपास की मिट्टी दलदल की तरह बहुत सॉफ्ट बिहेव कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसे एक्टिवली ढकने और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सोचना एक क्रेजी थॉट है कि जमीन का एक पीस उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये क्रेजी टाइम्स हैं जिनमें वो जी रहे हैं। हमारे बॉय ने अपनी करंट सिचुएशन में कुछ बातें रियलाइज की हैं। जमीन बोलती नहीं और उसे अटेंशन चाहिए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एज अ ह्यूमन अपना गुस्सा लूज कर दिया है। अपने डार्क साइडर फॉर्म के बाहर आते हुए वो प्राउडली कहता है कि ये उसका एरिया होगा क्योंकि वो ही एरिया है। जमीन में बदलने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि उन दोनों मॉन्स्टर्स ने उसकी प्रेजेंस फील की है। उसकी दुश्मनी स्टील गाय और ट्री गाय को खुद जमीन के अगेंस्ट एक्शन लेने पर पुश करती है। वो ट्राई करते हैं कि कुछ वीक पंचेस के साथ अटैक करें जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगते। इन दोनों जैसे डार्क साइडर सच में सबसे लो रैंक्ड बदले हुए मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि जमीन कितनी थिक और हैवी हो सकती है। एक पेड़ का तना एक छोटा सा निशान बनाने के बाद स्टॉप हो जाता है। आयरन रॉड्स पास आते हैं, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी भेदने के लिए इनफ नहीं है। अब वो बेसिकली इजीली शिकार हो सकते हैं। उनके मेन वेपन्स मजबूत जमीन पर स्टक हो चुके हैं। ऐसे इडियट से डील करने के लिए सिर्फ जमीन का वेट चेंज करना काफी से ज्यादा होना चाहिए। अपने हैंड्स में जमीन की डेंसिटी को जमा करते हुए वो उनके वेपन्स को तोड़ लेता है और ज्यादा इंपैक्ट के कारण उन्हें हवा में फेंक देता है। उनका लैंडिंग स्पॉट पहले से ही डिसाइड हो चुका है। ये दोनों उस ग्रेव में वापस जा रहे हैं जो पहले खोदी गई थी। गहरे खड्डे में गिरने के बाद हमारा हीरो उन्हें दोबारा बाहर आने का कोई चांस नहीं देता क्योंकि जमीन इंस्टेंटली बंद हो जाती है। थोड़े ही सेकंड्स बाद ऐसा लगता है कि डार्क साइडर्स और जमीन पर वो बड़ा खड्डा एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। क्योंकि वो खुद जमीन है, हमारा हीरो सोचता है कि नुकसान पहुंचाने वाले डार्क साइडर्स को दफन करना उसकी ड्यूटी का पार्ट है। उसने आज कुछ ग्रेट किया, लेकिन जिस पर्सन को उसने सेव किया वो लड़की जो उसके टेम्पररी सेफ जोन से रिंग कर बाहर आ रही है, उसे पहले मौके पर ही ये प्लेस छोड़ देनी चाहिए। कोई भी उसकी मौजूदगी को फील नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल ये जीने का एक सैड और लोनली वे है। वो बस उस चीज को देखना चाहता है जिसने उसे फिर से जीने की विल दी थी। वो उस फीलिंग को याद करना चाहता है कि वो एक छोटे टाइम के लिए इंसान है। उसका डे ड्रीमिंग लेडी के उसे पोलाइटली कॉल करने से स्टॉप हो जाता है। वो शी क्रॉल्स ऑल द वे टू जहां उसका माइंड है और पूछती है क्या वो उसका सेवियर है। उसे बिलीव नहीं होता। वो पूछता है क्या लड़की उसे देख सकती है, क्या वो उसके हल्के फॉर्म को फील कर सकती है। वो एक्चुअली नहीं करती। एटलीस्ट वो इसे देखना नहीं बोलेगी, वो बस उसे फील कर पाती है। जहां तक उसकी बात थी, जब उसकी प्रेजेंस पास थी तो जमीन और आसपास एक बहुत स्ट्रांग और हैवी सेफ्टी की फीलिंग थी। जमीन के पीस में बदलने के बाद फर्स्ट टाइम उसे महसूस होता है कि उसे देखा और सुना गया है। वो पकड़ लेता है। उसका हाथ इस तरह पकड़ा जैसे उसकी सबसे बड़ी डर दुनिया में उसकी पकड़ खो देना हो। हमारा लड़का अपने शब्दों को बिल्कुल नहीं घुमाता। वह सीधे यंग लेडी से यहाँ रुकने और उसके शरीर के ऊपर ही रहने के लिए कहता है। वह उस तरह रिएक्ट करती है जैसे एक नॉर्मल पर्सन ऐसी रिडिक्यूलस प्रपोजल को सुनता है। वह अपना परिचय ली चुंग यिन के रूप में देता है। वह इन वुड से गुजर रहा था जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नतीजे के रूप में वह लिटरल पीस ऑफ लैंड ही बन गया। अब तक उसके हिसाब से जब से एक्लिप्स हुआ है दुनिया में कोई भी सेफ प्लेस नहीं बची है। डार्क साइडर्स ने कब्जा कर लिया है और नॉर्मल ह्यूमंस पर हर जगह अटैक कर रहे हैं। लेकिन ली चुंग यिन के पास अब भी उसकी ह्यूमन इंटेलेक्ट है। उसके पास लेडी को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी है। अकेले घूमने पर उस पर अटैक होना आसान होगा। उसे अब से अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए किसी की जरूरत है। हो सकता है कि उसने कुछ वैलिड पॉइंट्स बोले हों, लेकिन वे सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि वह उसे जाने क्यों नहीं देना चाहता। वह इसलिए क्योंकि उसने ली चुंग यिन को जीना जारी रखने का एक नया रीजन दिखाया है। वह चाहता है कि उसके पास भी रुकने का एक रीजन हो। वह उससे उसके पास रहने की प्लीड करता है। वह इतनी तेज और इतना ज्यादा बोलता है कि उसके लिए कुछ ही शब्दों में उसने जो कुछ भी कहा वह समझना मुश्किल है। वह प्रॉमिस करता है कि वह उसे पालेगा और सपोर्ट करेगा। अब उसके इंटेंशंस को डाइजेस्ट करना बहुत आसान है। उसका नाम लुलू है। वह ली चुंग यिन के हर शब्द के पीछे की सिंसेरिटी को महसूस कर सकती है। इसके अलावा उसे ग्रूसम डार्क साइडर्स से छुपने के लिए एक बेहतर जगह की जरूरत तो वैसे भी होगी। वह इसे उसकी प्रपोजल के लिए हाँ मान लेता है। अब डार्क साइडर प्रूफ शेल्टर ढूंढने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले वह कुछ ध्यान देने योग्य महसूस करती है। वह उसके राइट हैंड में सेंसेशन महसूस करती है और पूछती है कि क्या उसमें कुछ गड़बड़ है। ली चुंग यिन ने खुद भी अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसका राइट हैंड श्रिवल होना और सिकुड़ना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से कुछ चूसा जा रहा है और उसका हाथ ड्रेनेज के साइंस दिखा रहा है।
वह सेंसेशन को अपने पूरे शरीर में स्प्रेड करता है और अपनी स्किन के नीचे जाड़ फैलाते हुए एक बिजार प्लांट का पता लगाता है। ये मिनिसिंग पर्पल प्लांट एक अनयूजुअल ग्रोथ रेट के साथ एक डार्क साइडर हो सकता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। दोनों उस मिस्टीरियस प्लांट की दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली चुंगियन एनर्जी वाइज थकने लगता है। लूलू डेथली वरिड होकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। जरूर, वह टफ फ्रंट दिखाएगा, भले ही उसका शरीर खाली हो चुका हो। कल्प्रिट को उसकी पावर अब्जॉर्ब करनी चाहिए और उसे पॉजिटिव था कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। वह एक पल के लिए रुकी, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन वह सर्टेन नहीं थी कि क्या वह करेक्ट होगा। बिना एक्सप्लेनेशन के लुलू ने उसके मुंह के अंदर अपनी 2 उंगलियां डाल दीं, जिससे वह सरप्राइज में चुप हो गया। यह हेवनली महसूस हुआ, इतना हेवनली कि उसने सोचा कि यह रियल नहीं हो सकता। एक क्यूट गर्ल की फिंगर्स को अपने मुंह में स्टफ करवाना एक अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके मैजिक में कुछ और भी था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर से ड्रेन हुई एनर्जी रिकवर हो गई। उसका काउंटेनेंस भी हेल्दियर दिखने लगा। मैजिक असल में लुलू की फिंगर से नहीं आया था, वह उन फर्टिलाइजर से आया था जो उसने उसे खिलाए थे। यह एक हेल मैरी आइडिया था, लेकिन यह काम कर गया। चूंकि वह पहले एनर्जी डेफिशिएंसी से मर रहा था, इसलिए एक्सप्लेन करने का समय नहीं था। वह एक नियर बाय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। भागते समय उसने जो भी सप्लाईज पकड़े जा सकते थे पकड़ लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी यूज होंगे। रन के दौरान उसने ज्यादातर सप्लाईज ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन वह यहां वापस आते समय उन्हें पिकअप कर लिया था। लुलू कार्बामाइट का एक बड़ा सैक ले जा रही थी, जिसके बारे में ली चुंगियन को क्लूलेस था। उसने उसे टोटल डेप्रीवेशन से बचाने के लिए प्रॉपरली थैंक किया। वह शायद उसकी फेटेड लक्की स्टार हो। हालांकि फर्टिलाइजर का इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड था। उसके हाथ फिर से सिकुड़ने लगे, जैसे किसी बूढ़े आदमी के। प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। उन्हें जल्दी से सोर्स ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ली चुंगियन के डिक्रीपिड ट्रेम्बलिंग के आधार पर लगता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ देर बाद वे आखिरकार मिस्टीरियस प्लांट के पास पहुंच गए। दोनों ने फोलिएज के पीछे से स्काउट करने का फैसला किया, जस्ट टू बी सेफ। यह छोटा पर्पल प्लांट, जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबा है, ली चुंगियन की एसेंस को इतनी ड्रास्टिक रेट पर अब्जॉर्ब करने में केपेबल था। लुलू ने अपने यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का प्लांट कभी नहीं देखा। स्केरी एक्सप्लेनेशन यह होगी कि प्लांट्स भी डार्क साइडर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। उस थ्योरी के ट्रू होने की हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन ली चुंगियन को होल पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, तो आम से पतला एक सिंगल स्टॉक उसे सुखा कैसे सकता है। शायद अब समय आ गया है यह देखने का कि वह कितना टफ है और किस तरह के सीक्रेट छुपा रहा है। ली चुंगियन ने प्लांट के आसपास की सॉइल को मैनिपुलेट किया, उसके बेस के आसपास की लैंड मास को ट्विस्ट किया। पर्पल प्लांट ने एक टूट साउंड निकाला जब उसने नोटिस किया कि ग्राउंड में कुछ गड़बड़ है। जो हो रहा था उससे अलर्ट होते हुए पर्पल प्लांट ने तुरंत अपने आप को अप्रूव कर लिया, जिससे उसके मैसिव और कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम में फैले दर्जनों ग्रूसम स्फेयर्स रिवील हुए। हर स्फेयर पिछले से ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था, खासकर सेंटर एरिया में। उसने असेस किया कि वे शायद रूट्स के साथ बढ़ रहे जाइंट ट्यूमर्स हैं। इसके अलावा रूट्स खुद भी टफ हैं, पावर ऑफ द लैंड भी उन्हें क्रश नहीं कर पाई। लुलू ने उन चीजों की पहचान एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट से जुड़े राइजोबियम के रूप में की। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बुनियादी तौर पर इसका प्लांट के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि भले ही यह चीज उसके शरीर से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना बंद कर दे, यह पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट होगा। पावर ऑफ द लैंड रूट्स की टफनेस के खिलाफ यूजलेस है। उसके आर्सेनल में और कुछ नहीं सूझा जो हेल्प कर सके। अब जबकि प्लांट ने उनकी प्रेजेंस नोटिस कर ली है, तो वे सिर्फ विशियस रूट अटैक से डॉज और वीव कर सकते हैं। अपने रूट सिस्टम का ज्यादा मात्रा सरफेस पर रिवील करने पर उसके साथ कुछ कॉप्सेस भी ऊपर आ गए। ये वे ट्री और आयरन बार डार्क साइडर्स थे जिन्हें ली चुंगियन ने पहले दफना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे मिस्टीरियस प्लांट के लिए सस्टेनेंस बनने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ली चुंगियन के अनुसार डार्क साइडर्स से एक ऑरा निकल रही थी जिसे नॉर्मल पीपल नहीं देख सकते थे। वह ऑरा कॉप्सेस से निकलकर तेजी से प्लांट की तरफ जा रही थी। उस मिस्टीरियस पावर पर फीस्ट करने के बाद डार्क साइडर का सिग्नेचर लुक फुली ब्लूम हो गया, जहां पर फ्लावर का पिस्टल होना चाहिए, साथ ही उसके सिकनिंगली ओवरसाइज राइजोबियम के। वह चीज एक रियल ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्स्टर, एक फुल ऑन डार्क साइडर में बदल गई। उसने फिर से उन टूट साउंड्स में से एक ई की, इससे पहले कि अपनी रूट्स में से एक को अटैक करने के लिए प्राइम करे। रूट की टिप शार्पेंड थी और वह इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। उसका डेस्टिनेशन लुलू का हार्ट था। लेकिन हमारा सॉइल बॉय ऐसा नहीं होने देगा। वह कूदकर उसके सामने आ गया, उसके शरीर को अपने से शील्ड किए हुए। इसने उसके स्टोनी बॉडी को भेद दिया, उसके चेस्ट को टाइनी पीसेस में क्रैक कर दिया। यह बुरा लग सकता है, लेकिन कम से कम लड़की सेफ थी। वह स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर उन 2 ह्यूमन डार्क साइडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिन्हें उसने पहले दफना दिया था। लुलू ने देखा कैसे एक डेडली नेचुरल वेपन ने उसके शरीर में छेद कर दिया और हेल्पलेस महसूस की।
प्लांट ने पियर्सिंग अटैक के बाद ब्लजनिंग अटैक करने का इरादा किया, डेंस लंप्स को यूज करते हुए। उसने उस पर चिल्लाया कि वह भाग जाए जब उसके पास मौका हो। जब बॉल सैक आखिरकार आसमान से नीचे आया, ली चुंगिन तेजी से क्रम्बल हो गया। ब्लंट फोर्स के नीचे फिर से टूट गया। यह बुरा लग सकता है, लेकिन इस तरह की एक्सटर्नल इंजरीज उसे मारेंगी नहीं। लेकिन जिस तरह वह बुरी तरह आउटमैच था, वह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अकेला चीज जो वह कर सकता था, वो लड़की के भागने के लिए कम से कम कुछ समय खरीद सकता था। उसने उस पर दूसरी बार चिल्लाया और जोर दिया कि यह उसका अपना पर्सनल मैटर है। अगर वह लुलू को इस इंसैनिटी में शामिल करता है तो वह उसे प्रोटेक्ट करने और साथ रहने की बात कैसे कर सकता है। उसने उसके जेन्युइन सेंटिमेंट्स को अपने कोर तक महसूस किया। लेकिन वह अब भी वहीं खड़ी थी। उसने आखिरी बार चिल्लाया कि उसे डार्कसाइडर के अटैक्स को कम नहीं आंकना चाहिए। उसके शाउट्स सीमिंगली डेफ ईयर्स पर पड़े। 4 रूट अटैक्स पहले ही मोशनलेस यंग लेडी की तरफ बढ़ रहे थे। वह जवाब देने लुओ ने अपने एग्रीकल्चरल बैग से ग्रीन लिक्विड की वायल्स निकाली और प्लांट रूट्स पर डाल दी। प्लांट मॉन्स्टर हैरान हो गया और डैमेज्ड रूट से दर्द महसूस किया। उसने एक तीखी चीख छोड़ दी, क्योंकि जो रूट्स यंग लेडी को मार देने वाली थी वो जल्दी से सूखकर डिसइंटीग्रेट हो गई। हालांकि लुओ डार्कसाइडर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, वह प्लांट्स को जानती है। जिससे वे डील कर रहे थे उसमें बहुत पावरफुल अब्जॉर्प्शन एबिलिटी थी। इसलिए उसने दुश्मन को चूसने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड हर्बिसाइड की एक डोज निकालना डिसाइड किया। यह एक ओरिजिनल सोल्यूशन था जो डाइल्यूट नहीं किया गया था, इसलिए यह सबसे स्ट्रॉन्ग में से एक था। परपेचुअल एक्लिप्स की रोशनी में प्लांट की रूट्स तेजी से मुरझाने लगी, जब तक कि सब कुछ क्रम्बल होकर धूल में टूट नहीं गया। जो अनडाइल्यूटेड हर्बिसाइड उसने रूट से अब्जॉर्ब किया, वह तेजी से उसके पूरे सिस्टम में ट्रैवल कर गया, उसके एक वक्त के पावरफुल वेपन्स को नष्ट कर दिया। उसके बाद एक ही स्टॉक बची जो जमीन पर नीचे झुक गई। कुछ ही देर पहले यह चीज कुछ मेनेसिंग टूट साउंड्स निकाल रही थी और अब यह पैथेटिकली कांप रही है। अकेला एक्सप्लेनेशन यह था कि एक बहुत बड़े सेटबैक के बाद उसने किसी तरह लड़ने की इच्छा खो दी थी। लुओ भी शांत हो गई है अब जब टू टूट ने सरेंडर कर दिया है। हाँ, उसने फ्लावर को टू टूट नाम दे दिया है। टू टूट ने अपना सिर उठाया और ध्यान से अपना फल एक तरह की पीस ऑफरिंग के रूप में उठाया। ली चुंगियन सतर्क रहा। उनके सामने यह चीज अब भी एक डार्कसाइडर थी। कौन जानता है कि ऐसे क्रीचर्स के दिमाग में क्या चलता है। यंग लेडी 100% श्योर नहीं है कि यह सेफ है। वह डार्कसाइडर्स के बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस की तुलना में प्लांट्स के साथ हैंगआउट करना हमेशा पसंद रहा है। टूट के विचार समझने में आसान थे। फ्लावर के चेहरे पर मासूम मुस्कान इस बात का साफ इशारा थी कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। अपने सरेंडर को और भी साफ दिखाने के लिए टूट ने खुद को जमीन में नीचे झुका लिया। जो उसने पहले किया उसके लिए प्रोस्ट्रेट होकर माफी मांगी। ऐसा लगता है कि लुओ को सिचुएशन की अच्छी समझ है। अपनी जान को खतरा मिलने के बाद टूट का मैनर बहुत ज्यादा इंसानों जैसा हो गया है। ऑफरिंग्स को पास से देखने पर लुओ ने निर्धारित किया कि वे फल नहीं थे, वे स्टेम ट्यूबर्स थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि टूट एक आलू से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। जब ली चुंग यिन तेजी से रिकवर हो रहा था, वह ऑफरिंग्स को छीलने में व्यस्त थी। ऐसे टुकड़े ढूंढ रही थी जिन पर हर्बिसाइड का असर नहीं हुआ था। एक प्रॉमिसिंग पीस देखकर उसने सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा काटना डिसाइड किया। फिर उसने छोटे से टुकड़े को चखने के लिए अपने मुंह में डाल दिया। ली चुंग यिन के लिए यह बहुत भयानक था। जैसे ही उसने छोटा सा टुकड़ा चबाया, वह जल्दी से उसके पास दौड़ा, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि कहीं वह जहरीला न हो। उसका स्वाद जाना पहचाना था और वह खाने योग्य था। इसे पहले पकाना बेहतर होगा, लेकिन इसके अलावा इसे लुओ की मंजूरी मिल गई। वह अब भी किसी फ्रिंज पॉइजन के बारे में चिंतित था। अगर उसे जहर के पहले संकेत भी महसूस होते हैं तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जहर चूसने के लिए उसके पेट में मिट्टी डाल देगा। वह बहुत बेचैन था, भले ही उसने निगला तक नहीं था। उसने टूट को एक और चेतावनी दी। प्लांट को जमीन पर न्यूट्रिएंट्स को इतनी बुरी तरह से अब्जॉर्ब करने से मना किया जाएगा। वह तभी ऐसा कर सकता है जब ली चुंगयुन सहमत हो। टूट जिस तरह से रिसेप्टिव एक्ट कर रहा था, इसे भी एक सक्सेसफुल टेमिंग माना जा सकता है। उसके पास इस लालची प्लांट के लिए एक सवाल था। वह जानना चाहता था कि उसने उन ह्यूमन डार्कसाइडर्स के शरीर से क्या अब्जॉर्ब किया था। वह डार्क रंग का सब्सटेंस था, इसलिए हम उसे डार्क एलिमेंट कहेंगे। फॉर्चुनेटली टूट में भी कुछ टैलेंट्स हैं। उसने हवा में से डार्क एलिमेंट का एक छोटा सा बॉल तोड़ लिया। ली चुंगियन खुश हो गया और डार्क एलिमेंट को और पास से इंस्पेक्ट करने के लिए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटे बॉल से पावर तुरंत घुल गई और बिजली की रफ्तार से उसके शरीर में ट्रैवल कर गई। उसने अचानक ऊपर से नॉन फेमिलियर आवाज़ें सुनना शुरू कर दिया, जो उनके चारों ओर बात कर रही थी। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि सूरज की रोशनी हाल ही में कैसे बदल गई है और एक घुसपैठिए के आने के बारे में।
टू टूट अपनी कैच फ्रेज रिपीट करता रहा, लेकिन ली चुंग यन ने उसकी स्पीच पैटर्न को समझना शुरू कर दिया। टू टूट उससे पूछ रहा था कि डार्क एलिमेंट टेस्टी था क्या। ऐसा लगता है कि वह अब उन प्लांट्स को समझ सकता है जो उसके शरीर पर, उसकी ज़मीन पर उग रहे हैं। क्या ये डार्क एलिमेंट का प्रभाव है? फ्लार ने समझाया कि हाँ, डार्क एलिमेंट डार्क साइडर्स को बदलता है। यह इन्हें ज़्यादा मजबूत बनाता है। मजबूत की बात करें तो ऐसा लगता है कि हमें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि एक और अनइनवाइटेड गेस्ट उनकी पोजीशन में घुस आया है। एक और डार्क साइडर जिसका शरीर पूरा लकड़ी से बना हुआ लगता है, सीन में फटकर आ गया। ली चुंगयुन को मीलों दूर से आते हुए महसूस हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं की। उसके पास उस पूरी जमीन पर आंखें थी जिस पर उसका कब्जा था। बेचारे डार्कसाइडर को दिखावा करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह मल्टीपल अर्थ स्पीयर से भेद दिया गया। लुओ ने डार्कसाइडर को नोटिस नहीं किया था, जिसकी वजह से वह डर के मारे उछल पड़ी। उसने उसे चिंता करने को कहा, क्योंकि प्लांट्स ने उसे इस डार्कसाइडर के बारे में पहले से बता दिया था। डार्क एलिमेंट को अब्जॉर्ब करने के बाद जमीन पर उसका कंट्रोल और पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। उसके पास स्नीक अटैक में फेल हुए बेचारे डार्कसाइडर के लिए सिर्फ 3 शब्द थे: रेस्ट इन पीस, यानी शांति से आराम करो। मॉन्स्टर के पैरों पर मिट्टी को मैनिपुलेट करते हुए ली चुंग यन ने बुनियादी रूप से वुड गाय को निगल लिया और कोई निशान नहीं छोड़ा। अब से एक और डार्कसाइडर जमीन के लिए परमानेंट फर्टिलाइजर बन गया है। जैसे ही उसने अंडरग्राउंड से पकड़ को मजबूत किया, हवा में एक भयानक धुएं का गठबंधन उभरने लगा। उसने लूज पावर को अपने शरीर में मैनिपुलेट कर लिया। यह कंफर्म करता है कि डार्क एलिमेंट हर डार्कसाइडर के अंदर मौजूद है। अगर उन्हें मार भी दिया जाए तो डार्क एलिमेंट तुरंत गायब नहीं होता। इसका मतलब है कि डार्क एलिमेंट मिस्ट को अब्जॉर्ब करना जारी रखने से वह अनिवार्य रूप से मजबूत होता जाएगा। इस तरह उसके और लुओ के पास बचने का ज़्यादा अच्छा मौका हो सकता है। वह आखिरकार दोबारा सांस ले सकती थी। वह बस उसकी सेहत के बारे में चिंतित थी। उसे होश में देखकर उसने सोचा कि टू टूट ने उसे किसी तरह अटैक किया था। टू टूट की बात करें तो इस चीज़ के लुओ के बारे में भी कुछ विचार थे। लोगों को डार्कसाइडर से डरना चाहिए, लेकिन वह नहीं डरती। चूंकि फ्लावर क्यूरियस था कि वह करंट सिचुएशन को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसने समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह मिट्टी में खेलते हुए बड़ी हुई है। वह बुनियादी रूप से खेत की हर चीज़ से परिचित है। टू टूट ने ली चुंग यिन के साथ डार्क एलिमेंट शेयर करने का विचार रखा, ताकि वे साथ में कोएग्जिस्ट कर सकें। छोटा फ्लावर अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इंसानों के बराबर है। हो सकता है इसलिए क्योंकि उसने डार्कसाइडर से बहुत ज़्यादा जूस अब्जॉर्ब कर लिया है। टू टूट को छुआ जाना पसंद नहीं है। चुंगयोन ने कोएग्जिस्टेंस प्लान को मंजूरी दे दी, क्योंकि अब उसका अपनी ज़मीन पर न्यूट्रिएंट्स पर ज़्यादा कंट्रोल है। लेकिन उससे पहले उसे एक चीज़ जाननी थी। उसने टू टूट से पूछा कि डार्क एलिमेंट का छोटा बॉल पहले कहाँ से आया था। उसने तुरंत जवाब दिया कि वह रोशनी से आया था, जैसे कि यह कॉमन सेंस हो। आसमान में इक्लिप्स की हमेशा चमकती हुई रोशनी के नीचे बहुत सारी रोशनी है। लुओ सिर्फ डार्क साइडर्स के बारे में सोच रही थी। अब उसे रियलाइज हुआ कि इक्लिप्स का इस मिस्टीरियस डार्क एलिमेंट से कुछ तो लेना देना है। उसने तुरंत लूलो को इंस्ट्रक्ट किया कि वो जल्दी से एक पेड़ की छांव में लाइट से दूर छुप जाए। शुक्रिया कि वो भागते हुए हमेशा छांव में ही रुकी थी। अगर ये बात है तो इंसानियत का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक सिंगल अकरेंस नहीं था। ये एक कांस्टेंट चलता रहने वाला प्रोसेस है जो अब भी हो रहा है। वो मिस्टीरियस इटर्नल इक्लिप्स ही इस अपोकलिप्स को समझने और डार्क साइडर्स की बढ़ती ताकत के लिए एनर्जी सोर्स के एग्जिस्टेंस की है। लूलो अब लियांग येन के ऊपर रहने की लाइफ की आदत डाल चुकी थी। उसने लैंड को और उसके आसपास के एरियाज को एक्सप्लोर कर लिया था। आज वो एक्साइटेड थी उसको एक ऐसे एरिया में ले जाने के लिए जहां पहले की कल्टीवेशन के ट्रेसेस अभी भी बाकी थे। मगर लियांग येन की तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो अभी भी लैंड की तरह रहने की लाइफ से एक्लेमेटाइज नहीं हो पाया था। टूट टूट उन दोनों के साथ साथ हर जगह जा रहा था। उस फूल ने सॉइल को बाहर होते देखा है, लेकिन रोज रोज एक जमीन के टुकड़े को चलते हुए नहीं देखा जाता। उसको ये भी काफी इरिटेटिंग लग रहा था कि ये प्लांट उसको अपनी सवारी की तरह यूज कर रहा है। हालांकि वो डिसेंट साइज्ड पीस ऑफ लैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में ही चल सकता था। अगर वो उससे आगे बढ़ता तो उसे एक मिस्टीरियस रुकावट रोक देती। अगर उसे उस लिमिटेड रेंज से बाहर निकलना है तो उसे धीरे धीरे और मैनुअली अपनी सॉइल को धकेल कर आगे फैलाना पड़ेगा। जिन जगहों से वो गुजरेगा वो फिर उसके हिस्से बन जाएंगे। लूलो को आसपास की लैंड को एनालाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है। आज जो स्पॉट उन्होंने चुना है उसकी सॉइल क्वालिटी डिसेंट है, टेरेन सेफ है और पानी का एक एक्सेसिबल सोर्स है जिसको वो यूज कर सकते हैं। उसने डिसाइड कर लिया था कि इस पेरिमीटर को ग्रुप का लॉन्ग टर्म रेफ्यूज बनाना है। लियांग चेन येन ले मुस्कुराया। ये यंग लेडी अपना काम अच्छे से जानती है।
उसके जजमेंट पर शक करने की कोई वजह नहीं है, तो वो मान गया। अचानक उसको आसपास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक गुलाबी लाइट का छोटा सा दाग लूलो से चिपक गया था। वो इतना छोटा था कि नजर भी नहीं आ रहा था। ये डार्क एलिमेंट का छोटा सा पार्टिकल है। उसने हल्के से वो फ्रैगमेंट उसकी शर्ट से निकाला और उसे याद दिलाया कि धूप से बचने के लिए काफी प्रोटेक्शन नहीं है। लूलो को ध्यान रखना होगा कि वो उससे ज्यादा दूर न जाए। ये उनके अग्रीमेंट का कोर है आखिर। लियांग येन नहीं चाहता कि डार्क एलिमेंट की वजह से वो उसकी तरह एक मॉन्स्टर में बदल जाए। ये सुन के वो घबरा गई। लूलो को पसंद नहीं है जब वो अपने आप को मॉन्स्टर कहता है। उसकी आंखों में वो हमेशा से ही एक इंसान रहा है। टूट टूट ने चुपचाप इस बिजार ह्यूमन इंटरैक्शन को देखा। समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। तुम एक लेग्यूमिनस प्लांट से इंसानी इमोशन समझने की उम्मीद नहीं कर सकते। लूलो ने ऑकवर्डली टॉपिक चेंज किया और वो सीड्स प्रेजेंट किए जो उसे लगता था कि सबसे पहले जमीन पर डालने चाहिए। उसके पास जो सामान है उसमें ये वैल्यूएबल फास्ट ग्रोइंग एडिबल क्रॉप्स हैं। फूड सप्लाई सिक्योर करना सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। सीड्स लगाने के बाद उनको ली चैन येन के देखभाल के लिए छोड़ा जा सकता था। उसने सीड्स हाथ में लिए और उन पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ डार्क एलिमेंट की कोटिंग करनी शुरू कर दी। अपना लड़का धीरे धीरे अपने आप को फैला रहा है, अपने पैरों के नीचे की जमीन को बदल रहा है। लेकिन इस लैंड पर फुल कंट्रोल होने से पहले खेती-बाड़ी को अपने ऊपर टेस्ट करना पहले आएगा। हालांकि वो सिर्फ सीड्स थे, वो उनकी सूटेबल कंडीशंस में बढ़ने की इच्छा को महसूस कर सकता था। ये पहले जैसा ही था। डार्क एलिमेंट्स अब्जॉर्ब करने पर वो प्लांट लाइफ के थॉट्स को समझना शुरू कर दिया था। फिर भी ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये सीड्स पर भी काम करेगा। इसके अलावा ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन वो सीमिंगली अपने थॉट्स को फ्लोरा तक भी सीधे पहुंचा सकता है। सीड्स को डार्क एलिमेंट से नहलाने के बाद वो सीधे उसकी हथेली में जर्मिनेट होने लगे। लूलो ये देखकर शॉक्ड हो गई थी कि ग्रोथ इतनी तेज थी। उन्होंने अभी कुछ देर पहले तो लगाया था और उसमें जिंदगी के साइंस दिखने शुरू हो गए थे। लियांग येन को भी अजीब नहीं लग रहा था, तो ये मेथड सब ठीक होना चाहिए। उसकी थ्योरी ये थी कि ये डिसेंट अमाउंट ऑफ डार्क एलिमेंट अब्जॉर्ब करने के बाद वो इस इन्नेट एबिलिटी को जगाने में कामयाब रहा। एक्सपेरिमेंटेशन के मकसद से उसने अपना सारा स्टोर्ड डार्क एलिमेंट यूज कर लिया और उसे एक ऐसी पावर में बदल दिया जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ाती है। उसने ये सब इंस्टिंक्टिवली किया था। अचानक से टूट टूट उसका ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। उसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। पता चला कि फ्लावर भी थोड़ा नर्चरिंग टच चाहता है। लियांग चेन्युन इस आइडिया के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन जब तक टूट टूट उसके ऑर्डर्स को पूरी तरह से नहीं सुनता, फ्लावर सिर्फ ख्वाब ही देखता रह सकता है। फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती और फ्री नर्चरिंग जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। उसने एक बार फिर सर झुकाया। ये फ्लावर डार्कसाइडर हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता है। जब से इक्लिप्स अपने साथ डार्क एलिमेंट का इमर्जेंस लाया है, लियांग चेन्यन का मिशन रहा है अपनी लैंड फैलाना, लैंड मास बढ़ाना और डार्क एलिमेंट्स अब्जॉर्ब करना। डार्क से मिली पावर उसको स्पेशल एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई देती है, एक ऐसी एनर्जी जिसको इस वंडरफुली वर्चुअस साइकिल के जरिए पॉजिटिव इफेक्ट्स में बदला जा सकता है। लियांग चेन्यन इस तरह से एक सक्सेसफुल फार्मलैंड कल्टीवेट करने में कामयाब रहा। यह सबसे खुशी की बात थी जो उसके साथ लूलो से मिलने के बाद हुई थी। वो अपने आप से कहता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि अपोकलिप्स के दौरान ये सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन है। एक और आइडिया उसके दिमाग में आया। अगर उसकी लैंड इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो उसे अपनी पिछली इंसानी जिंदगी का स्वाद भी चखने को मिलेगा। अंदर ही अंदर ली चुंगयन इस मॉन्स्टर्स और म्यूटेशंस के करंट वर्ल्ड में वापस से एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता था। हो सकता है टाइम को रिवर्स करने का कोई मेथड एग्जिस्ट करता हो, लेकिन ये लॉफ्टी आइडियाज हैं। टूट जब से वो मिले हैं तब से उसे नॉन स्टॉप फॉलो कर रहा है। उसने फ्लावर से पूछा कि क्या उसे अपने जाति के साथ रहना पसंद नहीं है। जवाब देने के बजाय उसने सिर्फ इस फैक्ट से आगाह किया कि आसपास इंसानों की एक्टिविटी हो रही है, असली इंसान, लूलो के तरह के। ऑफ कोर्स लियांग येन शॉक्ड हो गया। ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन टूट टूट ने यह भी बताया कि एरिया में डार्क एलिमेंट होल्डर्स का एक बड़ा ग्रुप है और वो मूव कर रहे हैं। जिस इंसानी एक्टिविटी का जिक्र हुआ वो 3 लोगों के ग्रुप की थी जो जंगलों से भाग रहे थे और डार्क साइडर्स उनका पीछा कर रहे थे। ये डार्क साइडर वो नहीं है जिससे मैं पंगा लेना चाहूंगा। ये इवॉल्व होके अपने बॉडी पर शार्प ब्लेड से बनी कई प्रोजेक्शंस डेवलप कर चुका है। इंसानों को थकान होने लगी थी। वो काफी देर से अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे, लेकिन चिल्लाना और रोना सिर्फ और डार्क साइडर्स को ही आकर्षित करेगा। एक डिपेंडेबल सा दिखने वाला लड़का 3 लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा था।
उसने गुलाबी बालों वाली लड़की लियू फांग युआन को ब्लेम किया कि उसने लूलो को ढूंढने के लिए वापस आने पर इंसिस्ट किया था जब उन्हें एक डिस्ट्रेस मैसेज मिला था। चिंग वेन, वो डिपेंडेबल लड़का, काफी इनसेंसिटिव था, लेकिन उसकी बात में दम था। ग्लासेस वाला नर्ड बॉय धीमा होने लगा था। ब्लेड डार्कसाइडर ऑलरेडी उसके लिटरली हील्स पर था और तेजी से पास आ रहा था। फिर उसने गलती कर दी। ग्लास बॉय पीछे देखा और कट कर कीमा बन जाने के ख्याल से डर गया। एक पल के डिस्ट्रैक्शन ने डार्कसाइडर को अपनी ब्लेड घुमाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से वो ग्लास बॉय के पैर से 1 इंच से चूक गया। पहला वार नहीं लगा, लेकिन अगला लग सकता था क्योंकि ग्लास बॉय गिरकर जमीन पर मुंह के बल आ गया था। चुंगजुन, वो ग्लास बॉय उस पॉइंट पर लगभग खत्म हो चुका था। उसका दोस्त उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक जैसे ही ब्लेड डार्कसाइडर अपना काम करने के लिए आगे बढ़ा, चुंगजुन पहले से ही अपनी प्रेयर्स बोल रहा था क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि अब हो गया। वो सच्ची में खत्म हो चुका था। लियांग युआन और चिंग वेन ने बेचारगी से देखा जैसे उनका दोस्त हेवेंस डोर पर नॉक करने वाला था, लेकिन ठीक जैसे ही ब्लेड की नोक नर्ड के चेहरे को काटने वाली थी, वो रुक गई। असल में डार्कसाइडर की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, उस शख्स को महसूस करने के बाद जो ब्लेड को रोकने के लिए जिम्मेदार था। ली चेन येन ने चुपके से लैंड को मैनिपुलेट किया ताकि वो मॉन्स्टर के पैर को पकड़ ले। उसने इंसानों को लूलों का जिक्र करते हुए भी पहले सुना था। हो सकता है उनका उस यंग लेडी से कोई कनेक्शन हो। पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है, उसे उन्हें बचाना होगा। अपना लड़का ली चुंग येन ने ब्लेड डार्कसाइडर को उसके पैरों से मजबूती से पकड़ लिया, जिससे नर्ड बॉय को फेटल एज से दूर होने का मौका मिल गया। उसके साथी किसी काम के नहीं थे। ब्लेड डार्कसाइडर ने अपना अगली स्पाइडर रोकिंग फेस घुमाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि उसे जगह पर कौन रोक रहा है, गिबरिश बड़बड़ाते हुए। जब मॉन्स्टर ह्यूमन आइज की सीमाओं के भीतर उस रोकने वाले को नहीं देख पाया, तो उसने अपना सिर एक एग्जॉर्सिज्म मूवी की तरह पूरा 180 डिग्री एंगल में घुमा दिया। ऐसा करने से उसे उस लैंड का एम्बॉडीमेंट दिख गया जिसके ऊपर वो खड़ा था, ली चेन येन। डार्कसाइडर ने तुरंत फोकस शिफ्ट किया और बेध्यानी से ब्लेड्स का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने अटैक को दूर से ही आते हुए देखा था, लेकिन उसने बचने या वेपन के टिप के खिलाफ डिफेंड करने के लिए कुछ खास करने की कोशिश नहीं की। लियांग चेन येन ने मॉन्स्टर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का फैसला किया। उसके एजुकेटेड गेस के मुताबिक इस चीज में कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये उसकी बॉडी पर खड़ा है, लेकिन ये ना सिर्फ अपोलोजाइज नहीं करता बल्कि कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उस पर अटैक भी कर रहा है। लियांग चेन येन ने डिसाइड किया कि उसे इस डार्कसाइडर को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। ये ठीक ही है, क्योंकि ये उसकी लिटरल होम ग्राउंड है। सिर्फ एक थॉट का इस्तेमाल करते हुए उसने जिस जमीन पर मॉन्स्टर खड़ा था उसे अपने अंदर ही गिरने पर मजबूर कर दिया, जिससे एक डिसेंट साइज्ड सिंक होल बन गया। ये एक तरीका है जिससे लियांग चेन येन अपनी लैंड बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इंसानों के पर्सपेक्टिव से डार्कसाइडर बस ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा और खाली हवा पर अटैक किया, सिर्फ एक फ्रीक एक्सीडेंट में फंसने के लिए। कम से कम वो सेफ तो थे। अभी 1 सेकंड पहले नर्ड बॉय ने सोचा था कि वो डार्कसाइडर ब्लेड से जख्म होकर बुरा मरेगा, लेकिन मुंह से लटके हुए लैंडस्लाइड ने उसे बचा लिया। गुलाबी बालों वाली ईगल लियू फांग युआन को दूर से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा तो उसने क्यूरियोसिटी और लाइवली एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट से देखा। उसने एक क्लिफ के दूसरी तरफ इशारा किया जहां धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। अगर जिस एरिया में वो खड़े हैं वहां से स्मोक सिग्नल विजिबल है तो उसे उनके स्कूल के सर्वाइवर्स ने जलाया होगा। हो सकता है वो लूलो खुद हो। तो वो तीनों ने अपना अगला ठिकाना ढूंढ लिया और खुद को संभालते हुए धुएं की तरफ एक और ट्रैक शुरू की। टूट टूट वो फूल उन्हें ध्यान से जाते हुए देखता रहा। उसने बगल में मुड़कर देखा तो ली चैंग येन मॉन्स्टर से निपटकर वापस आ चुका था, जिसने ग्रुप को धमकाया था। उसने बस आराम से डार्कसाइडर को जमीन में गहरा दफन कर दिया ताकि वो फिर कभी ना दिखे। टूट टूट क्यूरियस था कि मिस्टर लैंडलॉर्ड लूलो को उसकी अपनी जाति यानी इंसानों से कांटेक्ट करने क्यों दे रहा है। इस वक्त बहुत सारे लोगों में न्यूट्रिएंट्स बांटना शायद सबसे अच्छा मूव ना हो, लेकिन लियांग येन को अच्छे से पता था कि इंसान अकेले रहने वाले प्राणी नहीं है। उसे पता होता वो भी अभी थोड़ी देर पहले एक था। अगर चॉइस मिले तो इंसान ग्रुप बनाना और साथ रहना चाहेंगे। इसके अलावा जब से एक्लिप्स शुरू हुआ और चीज़ों का ऑर्डर बदला है, काफ़ी टाइम हो चुका है। गहरे जंगल में अलग थलग पड़े हुए उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि बाहर की दुनिया की करंट स्टेट क्या है। ये लोग जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, वो ली चैंग येन के ग्रुप को भी फिक्र करता है। ग्रुप्स की बात करें तो लूलो फाइनली अपने दोस्तों से मिल चुकी है।
टूट टूट बस इस संभावना से परेशान था कि क्या ये इंसान उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे। हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख सकता, जैसे टूट टूट और लियांग, जिसको वो अपने ट्यूमर्स के नाम से भी जानता है। लियांग यिन ने उस एक्सेंट्रिक फूल को अश्योर किया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तो वो ज़रा भी हिचकिचाएगा नहीं, चाहे थ्रेट कोई भी या कुछ भी हो। ई गर्ल लियांग युआन लूलो से अपने हाथ नहीं हटा पाई, उसे कसकर गले लगाते हुए और इस बात का जश्न मनाते हुए कि उसकी दोस्त ठीक है। जब उनका कांटेक्ट अचानक से टूट गया था तो वो बहुत डर गई थी। लूलो को ई गर्ल को शांत करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत देर से और बहुत जोर से उसे गले लगाए हुए थी। लियू फैंग युआन खुश थी कि चिंग वैन और चुंग चुन उसकी साथ पहाड़ों के इस तरफ आने को रेडी हो गए थे। अगर वो अकेले निकलती तो अपने हरे बालों वाली दोस्त को ढूंढ नहीं पाती। चिंगमैन ने ताने मारते हुए कमेंट किया कि लूलो सिर्फ किसी चमत्कार की वजह से अकेले जिंदा रह पाई। चुंगजोंग तो बस हैरान था कि उसने एक डिसेंट शेल्टर बना लिया, जैसे वो इस जगह पर लंबी अवधि के लिए छुपने की प्लानिंग कर रही हो। मिस्टर बज़गिल, चिंगमैन ने जोर देकर कहा कि यहां ज्यादा देर तक छुपना ठीक नहीं होगा। अभी कुछ मिनट पहले वो एक डार्क साइडर से टकराए थे और लगभग खत्म ही हो गए थे। उसको यकीन था कि यह जमीन बिल्कुल सेफ नहीं थी। वो चाहता है कि लूलो ग्रुप के साथ सिटी में सिविल डिफेंस मिलिट्री फोर्टिफिकेशन में चले, जहां हर सर्वाइवर के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर मिलिट्री फोर्टिफिकेशन बाकी बचे इंसानों की रक्षा नहीं करेगी तो वो डार्क साइडर्स द्वारा शिकार किए जाने और मारे जाने के लिए फ्री मीट ही रहेंगे। क्योंकि वो पहले से ही इस टॉपिक पर थे, लूलो ने पूछा कि बाहर की दुनिया में असल में हो क्या रहा था। ये सवाल सुनकर चिंगवेन डर की वजह से स्पाइरल होने लगा था। हर जगह मॉन्स्टर्स हैं। डार्क साइडर्स ने आधी से ज्यादा इंसानी आबादी पर कब्जा कर लिया है। आधी से ज्यादा इंसानी आबादी अचानक से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स में म्यूटेट हो गई है। वो पागल हो गए और नॉर्मल इंसानों पर अटैक करने लगे। केओस छाया हुआ है और ऑर्डर अब मौजूद नहीं है। सेफ सेटलमेंट्स में ज्यादातर लोग इस सब का डर देखने के बाद बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करते। वो सिर्फ सिविल डिफेंस मिलिट्री फोर्टिफिकेशन में दुबके रह सकते हैं, आर्मी के अनिश्चित आगमन की दुआ में। चिंगमैन ये कहता है, लेकिन वो बेचारी जगह पर लूलो को अंदर ले जाने की डेस्परेटली कोशिश कर रहा है, यहां तक कि उसका हाथ भी खींच रहा है। वो सिर्फ यहां तक अपनी जान गंवाए बिना पहुंच पाए क्योंकि ल्यू फुआन का ड्रोन डार्क साइडर्स के वैक्यूम जोन्स को कैप्चर कर रहा था। कोई भी सही दिमाग वाला शख्स इतने डेंजरस रेस्क्यू मिशन पर अपनी जान दांव पर लगाने के लिए आगे नहीं आता। तो वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनना चाहता है और उसे उस जगह पर ले जाना चाहता है जिसे वो सेफ्टी कहता है। लूलो के हाथ में दर्द होने लगा। जिस तरह से वो ब्रूट उसे कस के पकड़े हुए था, उसे सीट से खींचने की कोशिश कर रहा था। ये चिंगवेन शख्स ओवरऑल भी बुरे वाइब्स देता है। तो ली चैंग यिन ने दखल देने का फैसला किया। उसने मिट्टी के घर की दीवारों का इस्तेमाल करके एक बर्तन को शेल्फ से धकेल दिया। क्ले बोल चिंगवेन के कंधे पर लगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। शौक और दर्द ने लूलो के हाथ पर उसकी पकड़ ढीली कर दी। लियू फुआन युआन ने अपने दोस्त का बचाव करने का फैसला किया। जहां तक वो जानती थी, चिंगवेन पहले इतना हिंसक नहीं था। वो जल्दी या किसी चीज की वजह से दूसरों को चोट पहुंचाने वाला इंसान नहीं था। इस बात ने मिस्टर बज़गिल के जंगली गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। उसने जोर दिया कि उसने अपनी जान दांव पर लगाकर लूलो को ढूंढने का रिस्क लिया और अब ये ईगल उसे बच्चे की तरह डांट रही है। उसने ये भी जोड़ा कि अगर वो इतनी बातें करती और हिचकिचाती रही तो वो आखिर में डार्क साइडर्स के हाथों मर जाएगी। नर्ड बॉय चुंगजोंग ने मध्यस्थता करने की कोशिश की और मजाक में अपने भाई से पूछा कि क्या अभी डार्क साइडर से मिलना उसे इतना गुस्सा दिला गया था। फिलहाल लड़के शांत होने के लिए बाहर जाएंगे, जबकि लड़कियां पैकिंग करेंगी और जाने की तैयारी करेंगे। हमारी स्वीट समर चाइल्ड लूलो अब मिस्टर बज़गिल के एक्शंस के लिए खुद को ब्लेम करने लगी थी, जबकि लू फैन युआन बाहर खड़े ब्रूट पर गुस्से से देख रही थी। चिंगवेन अभी भी किसी वजह से गुस्से में था। उसके हिसाब से लड़कियां ये देख नहीं पा रही हैं कि बाहर कितना खतरनाक हो गया है। उसे एक सुइसाइड मिशन में इतना इंपल्सिव होकर शामिल होने का भी अफसोस था। चुंगजोंग ने लेवल हेडेड रहने की कोशिश की और चिंगवेन को इतने रैश न होने की अर्ज की। लूलो अकेले बच गई थी तो उसे सिचुएशन की रियलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सोचते हुए कि बड़ा लड़का भूखा है, उसने लूलो द्वारा तैयार किए हुए भुने हुए आलू का ऑफर किया। घर वापस जाने का सफर और भी मुश्किल होगा तो उन्हें कम से कम पहले न्यूट्रिएंट से अपना पेट भर लेना चाहिए। चिंगवेन ने आलू को ऐसे लिया जैसे उसका हक हो। उसने कमेंट किया कि पहले ही ऐसा होना चाहिए कि उसे रिसोर्सेज पहले मिलने चाहिए। ये ब्रेजन एक्ट लैंड की चौकस आंखा से बच नहीं पाया। ली चैंगिन और टूट टूट चुपचाप दूर से झगड़े को देख रहे थे। वो अभी भी अगला क्या होगा उसका इंतजार कर रहे थे। टूट टूट ने हैरानी से पूछा कि क्या इंसान आमतौर पर एक दूसरे से ऐसे ही इंटरैक्ट करते हैं। लियांगिन ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं था। ह्यूमन बिहेवियर को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। टूट टूट को बस ये पता है कि वो एक एहसान फरामोश और कैलेस ठग को देख रहा है जो बिना गिल्टी फील किए न्यूट्रिएंट्स चुराने के लिए परफेक्ट टारगेट है। वो लोग तो आलू के उन टुकड़ों को भी खा रहे हैं जिनको उसने मेहनत से उगाया था। लैंडलॉर्ड के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये लोग पोटेंशियल कंपेनियंस नहीं हैं।
जो यहाँ रह सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। वो लूलो के दोस्त हैं, लेकिन वो खास करके उसे ज़बरदस्ती वापस ले जाने आए हैं। अब अगर वो वाकई लूलो को वापस ले जाना चाहते हैं और वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है, तो क्या लियांग यिन को आना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए? क्या उसे लूलो के फैसले में दखल देने का हक भी है? टूट टूट को बस वही करने की आदत थी जो वो चाहता था, तो उसने पूछा कि क्या ये सवाल ज़रूरी भी है। एक फॉर्मर इंसान होने की वजह से ली चैंग यिन के लिए ये ज़रूरी था, टूट टूट के आलू से ज़्यादा ज़रूरी। आलू के टुकड़ों की बात को साइड में रखते हुए उस स्नार्की फ्लावर ने कुछ और भी ज़रूरी खोज की थी जो शेयर करने लायक थी। 3 इंसान इतनी दूर से आए, लेकिन उन पर डार्क एलिमेंट्स का एक भी निशान नहीं है। अगर वो इतने समय तक बाहर थे तो डार्क एलिमेंट्स दुनिया में कहाँ चले गए? ली चेन यिन ने इस स्टेटमेंट के इम्प्लीकेशन को समझा और वो डरावना था। लड़कों के बाहर आलू खत्म करने के बाद चुंगजोंग ने मिस्टर बज़किल से पूछा कि क्या अब खाना खाने के बाद उसका मूड बेहतर है। इस दौरान वो नर्ड बॉय लड़कियों को चेक करेगा, हो सकता है वो अब जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन चिंगबेन एक एहसान फरामोश इंसान था। लूलो को आलू के लिए थैंक यू कहने के बजाय उसने उन्हें थूक दिया जैसे खाना कम होने के बजाय ज़्यादा हो रहा है। उसने जोर दिया कि यह सिर्फ सबसे घिनौना आलू था, वो आलू था जो उसने कभी खाया था। चुंगजोंग ने उस बात से अलग राय रखी। उसके आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हो सकता है बड़े लड़के को अभी एंजाइटी इश्यूज आ रहे हों। एंजाइटी शब्द सुनकर चिंगबेन को अच्छा नहीं लगा। उसने माना कि वो सबकी सेफ्टी के लिए चिंतित है। अगर ऐसा ना होता तो क्या वो एंग्शियस होता? उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली जब तक कि उसकी नसें बाहर ना आने लगे। वो एक अपोकलिप्स में है जो हर मोड़ पर मॉन्स्टर से भरा है और वो बस सबको बचाना चाहता है। उसका चेहरा धीरे धीरे एक घिनौने अगली डार्क साइडर जैसा हो रहा था। उसने गुस्से से पूछा कि उसका ग्रुप उसे मुश्किल एक्शंस लेने के लिए क्यों मजबूर कर रहा था। मिट्टी के घर के अंदर लू फैन युएन ने गर्व से एग्रीकल्चरल ड्रोन पेश किया जो उसने अपने यूनिटी के एनिमल साइंस स्कूल से लिया था। याद रखें, अपोकलिप्स में चोरी करना सब ठीक है, ड्रोन में इंफ्रारेड रे फंक्शन भी है। इसका इस्तेमाल करके ग्रुप को सिविल डिफेंस मिलिट्री फोर्टिफिकेशन वापस ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बस डार्क साइडर एक्टिविटी से दूर वाला रास्ता ले सकते हैं। वो काफ़ी देर से बात कर रही थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि लूलो जंगल से बाहर निकलने के आइडिया से ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। तो उसने अपनी दोस्त से पूछा कि असल में उसे क्या चिंता हो रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे सिविलाइजेशन में वापस जाने से इतना हिचकिचाहट पर मजबूर कर सकती है? लूलो ने ऑकवर्डली मुस्कुराया। उसे ठीक से नहीं पता था कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए। पहले लियांग यिन ने सिर्फ ये कहा था कि वो बाहर की दुनिया की सिचुएशन का पता लगाना चाहता है, लेकिन लूलो को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब उसकी दोस्त उसे सिटी में रेस्क्यू ग्रुप से वापस से जुड़ने के लिए चाहती है। उसे डर था कि अगर वो अपने सेवियर ली यिन से बिना अलविदा कहे चली गई तो वो इस पर इतना एहसान फरामोश होने पर गुस्सा करेंगे। चुंगजोंग और मिस्टर बज़किल मिट्टी के घर में दोबारा दाखिल हुए। नर्ड बॉय ने पूछा कि क्या अब लूलो मानसिक रूप से बाहर जाने के लिए तैयार है। उसने सोचा था कि वो बस बाहर डार्क साइडर से मिलने से डर रही है। लूलो ने जोर दिया कि ऐसा नहीं था। उसने अपनी सिचुएशन के बारे में उन्हें सच बताने पर विचार किया, लेकिन उसे डर था कि ल्यू फैन युआन और दूसरे बस सोचेंगे कि वो पागल है। उसके दिमाग के अंदर ही अंदर वो पागलपन से मचल रही थी। ये बेहतर होता अगर ली चुंग यिन बाहर आता और उसकी करंट कमिटमेंट को क्लियर करने के लिए कुछ करता। वो बस चाहती थी कि मिस्टर लैंडलॉर्ड उसे बताएं कि क्या करना है। वो इरिटेबल चिंगमैन फाइनली सब्र खो बैठा और कहा कि बस बहुत हो गया, उन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर लूलो नहीं जाना चाहती तो वो खुशी से उसे बांधकर अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाएगा। वैसे भी अगर वो यहाँ और ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते रहे तो वो सबकी सेफ्टी और ज़िंदगियों से खेल रहे होंगे। उसके पर्सपेक्टिव से लूलो की इंडिसाइसिवनेस ये दिखा रही थी कि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तीनों जिंदा रहें या मर जाएं। ल्यू फैन युआन अपने दोस्त के लिए खड़ी हो गई। उसने बड़े लड़के से पूछा कि क्या उसका डल मंकी ब्रेन फाइनली फट गया है और वो पागल हो गया है। चिंगमैन के पास एक दोस्त को ढंग से कन्विंस करने का भी सब्र नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिंगमैन है ही नहीं जिसे वो जानती थी। उसके पास अपनी जंगली कंजेक्चर्स के लिए कोई बेसिस नहीं था और वो जब भी अपना मुंह खोलता तो सिर्फ मरने की बात करता। अगर वो मौत से इतना डरता है तो उसे रेस्क्यू टीम में शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी। ल्यू फैन युआन पूरे जोश में थी। फिर उसने मिस्टर बज़किल से पूछा कि वो अपने आप को कोई सेवियर समझता है कि उसकी ब्रिलियंस के बिना सब बर्बाद हो जाएंगे। उसके एक्सप्रेशन के डार्कन होने के बेसिस पर ऐसा लग रहा था कि ई गर्ल ने सही जगह वार किया है। उसने डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले ली और चुंगजोंग को अर्ज किया कि वो अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें। मिस ई गर्ल ड्रोन को रिलीज करने के लिए बाहर जाएंगे, जबकि नर्ड बॉय ये इंश्योर करेगा कि आसपास का एरिया सेफ है। उसकी असर्टिवनेस ने चश्मे वाले को हाँ भरना पड़ा। ल्यू फैन युआन ने आखिरी बार चिंगमैन की तरफ देखा, उसे अर्ज करते हुए कि वो होश में आए और अपने आप को ग्रुप को पीछे खींचने वाला बोझ न बनाए। आखिर में सबके अनजान में मिस्टर बज़किल के अंदर का अंधेरा पहले से ही बाहर आने के लिए बेताब था। अपने डर का रियलिटी चेक के साथ सामना करने पर मजबूर होने से ये और ज्यादा खराब हो गया। प्लान उसी तरह आगे बढ़ा जैसा उन्होंने मैप किया था। लियांग युआन ने अपने ड्रोन को आसपास के एरियाज को आसमान की सेफ्टी से स्काउट करने के लिए सेट किया। उन्होंने लॉन्चिंग पॉइंट के लिए एक डिसेंट क्लियरिंग चुना। हवा की रफ्तार बिल्कुल ठीक थी, तो वो अभी किसी भी सेकंड उड़ान भर सकते थे। कंट्रोलर पकड़े हुए और मास्क मॉनिटर पहनने के लिए तैयार होते हुए सेटलमेंट तक वापस जाने का सफर आसान लग रहा था।
लियू फैंग यूएन ने ऑप्टिमिस्टिकली उम्मीद की कि उनके घर वापस जाने के रास्ते को कोई डार्कसाइडर्स ब्लॉक न कर रहा हो। आखिरकार ड्रोन ने उड़ान भरी और तेजी से आसमान में चला गया ताकि वो सबसे सेफ पाथ डॉक्यूमेंट कर सके जो ग्रुप ले सकता था। चीजें इतनी अच्छे से चल रही थी जब तक कि वो खराब न हो गईं। एक हुक शॉट खासकर ड्रोन पर निशाना लगाकर हवा में लॉन्च हुआ ताकि उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ दे। डिब्रीस नीचे लोगों पर बरसने लगा। लियू फैंग यूएन ने मॉनिटर मास्क उतार दिया जो बंद हो चुका था। ये किसी ने नहीं देखा था तो नर्ड बॉय और ईगल पूरी तरह से शॉक थे। हुक शॉट जिस डायरेक्शन से आया था उधर मुड़ते ही उन्होंने चिंग वैन की बर्ली फिगर को मिट्टी के घर से बाहर आते देखा। उसका एक हाथ रस्सी की तरह फैला हुआ था। उसके हाथ ने हुक शॉट का रूप ले लिया था। वो बार बार दोहरा रहा था कि इसकी जिम्मेदारी डार्कसाइडर्स की है। हुक शॉट और लंबी रस्सी तुरंत फ्लेक्स होकर अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ गए। चिंग वैन ने पागलपन में चैंट किया कि वो अकेला ही उन सभी को डार्कसाइडर्स से बचा सकता है। अगर वो बचना चाहते हैं तो उन्हें उसका हुक्म सुनना चाहिए। लूलो अभी भी घर के अंदर थी और वो उस पागल के सबसे ज्यादा नजदीक थी। उसे उसका चेहरा साफ से नहीं दिख रहा था तो उसे यकीन नहीं था कि क्या ये लड़का पूरी तरह से डार्क साइड में चला गया है। उसके चेहरे पर छाया हुआ ऑब्स्क्योर डार्कनेस और आंखों में चमकती लाइट ने लगभग कंफर्म कर दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि चिंग वैन ने यह कहना बंद नहीं किया था कि वो सिर्फ ग्रुप की रक्षा कर रहा है। उसके पर्सपेक्टिव में वो लोग थे जो समझ नहीं रहे थे, ये रियलाइज करते हुए कि ये लड़का अब खो चुका है। लूलो ने अपनी पूरी रफ्तार और डर की वजह से दरवाजे से बाहर उसके बगल से भागने की कोशिश की। वो पार्शली ट्रांसफॉर्म डार्कसाइडर से काफी दूर भागने में कामयाब रही ताकि वो दूसरों को वार्न कर सके कि चिंग वैन बुरा बन गया है। हुकशॉट बॉय में अब भी कुछ ब्रेन सेल्स बचे थे जिन्हें ये महसूस हुआ कि उसके कहने पर उसके किसी भी साथी ने एक शब्द भी नहीं सुना। लूलो तो उससे ऐसे दूर भाग रही थी जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। तो एक सेन और नॉर्मल इंसान की तरह उसने चिल्लाया कि सब उसके हाथों मरेंगे जब उसने अपने हुकशॉट आर्म को एक और राउंड के लॉन्च के लिए तैयार किया। इससे पहले कि चिंग वैन अपनी रस्सी को फैलाकर अपना हुकशॉट छोड़ पाता, उसके पीछे का मिट्टी का घर खुद ही क्रैक करने लगा और अचानक से धंस गया। जब वो आखिर में एक ही झटके में गिर गया तो सॉलिड चट्टानों के बड़े टुकड़े हुकशॉट डार्कसाइडर पर डॉगपाइल हो गए, जबकि लूलो भागती रही सिर्फ पीछे मुड़कर उस तबाही को देखने के लिए। हमेशा की तरह कुछ बुरा होते हुए देखकर लूलो का पहला ख्याल खुद को हर चीज के लिए ब्लेम करने का था। चुंग जुन और लियू फैंग युएन भी सेफ थे क्योंकि वो कोलैप्स से दूर थे। दोनों ही कंफ्यूज थे क्योंकि चिंग वैन कभी भी डार्कसाइडर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया था। उन्होंने अपने एस्केप प्लान में ऐसे वाइल्ड वेरिएबल पर विचार भी नहीं किया था। मिस ई गर्ल अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकली और डर से खड़ी लूलो को पकड़ लिया। वो अकेली थी जिसने होश बरकरार रखे थे। उसे पता था कि डार्कसाइडर्स मूवीज के ज़ॉम्बीज की तरह नहीं होते। इसके अलावा उन्हें ये नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर्स कैसे म्यूटेट होते हैं। उसने नर्ड को भी भागने के लिए अर्ज किया जब तक कि वो ये ना सोच रहा हो कि वो उस धंसते हुए घर से निकले डार्कसाइडर से लड़ सकता है। पहले वाला सिनिस्टर हुक शॉट बड़े डेब्रीज से अपना रास्ता फोस्ट करके बाहर निकला और भागते हुए ग्रुप पर निशाना लगाया। शुक्र है कि लूलो ने घबराहट में पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया। उसने हुक का टारगेट लू फैंग युएन को साइड में डॉज करने के लिए अर्ज किया। मिस ई गर्ल ने भी पीछे मुड़कर देखा कि तेज मेटल की नोक उसकी बॉडी को छेदने वाली थी, लेकिन हुक शॉट उसके नजदीक आने से पहले ही सॉलिड लैंड का एक टुकड़ा अचानक से बाहर निकला और हुक की सीमिंगली अनस्टॉपेबल मोमेंटम को रोक दिया। ई गर्ल के नरम शरीर को छेदने के बजाय इसे किसी अर्थ बेंडिंग होकस पोकस ने रोक दिया। लियू फैंग युएन ने रुके हुए मेटल की नोक को देखा जो सूरज की रोशनी से चमक रही थी। डर से अगर जमीन ने दखल न दिया होता तो वो खत्म हो जाती। हथियार का हुक पार्ट जमीन में बहुत टाइट से धंस गया था, लेकिन रस्सी के दूसरे सिरे पर कुछ कंपन हो रहा था, उस जगह पर जहां मिट्टी का घर धंस गया था। इलास्टिक रस्सी की फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस जाते हुए चिंग वैन वो डार्कसाइडर डेब्रीज के बोट से बिना चोट पहुंचाए बच गया। वो अभी भी बकबक कर रहा था कि ये सब डार्कसाइडर की गलती है कि ये सब हो रहा है। उसका दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद हो गया और वो भी एक फॉरेन मटेरियल में बदलना शुरू हो गया। उसकी चमड़ी एक अलग प्रॉपर्टी ले रही थी। चिंग वैन लगातार ये कहे जा रहा था कि ग्रुप को उसकी जरूरत है और वो उसकी मदद के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक इनविजिबल हाथ ने उसके ओवरग्रोन मुट्ठी को दूसरे सर्वाइवर्स तक पहुंचने से पहले रोक दिया। साइजेस के आकलन के बेसिस पर यह एक मैसिव मिसमैच लग रहा था, लेकिन इनविजिबल हाथ मजबूती से खड़ा रहा। ली चैंग-यिन फाइनली सही मौके पर दिखाई दिया। उसका बॉडी उस मिट्टी की दीवार की पोजीशन में था जिसने हुक शॉट को शुरू में रोका था। ये पहली बार था कि वो एक इंसान को घिनौने डार्कसाइडर में बदलते हुए देख रहा था। उसे मानना पड़ेगा कि ये चिंग वैन शख्स थोड़ा स्पेशल लगता है। मिस्टर हुक शॉट डार्कसाइडर को अभी भी होश था कि कोई उसका अटैक रोक रहा है। वो महसूस कर सकता था, लेकिन वो लैंडलॉर्ड की शक्ल को नहीं देख पा रहा था। जहां तक चिंग वैन को पता था, हालांकि मिस्टीरियस प्रेजेंस लैंड का एक हिस्सा लग रहा था, लेकिन वहां पर क्लियर कॉन्शियसनेस का यूज हो रहा था, तो एक नॉन ह्यूमन उसे क्यों रोकेगा। चिंग वैन के दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि वो सिर्फ ग्रुप की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो वो गलत कैसे हो सकता था। लियांग यिन ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या ये सच है।
अगर ऐसा है तो उसमें और चिंगवेन में कुछ कॉमन हो सकता है। वो ये जानना चाहता था कि क्या फॉर्मर मिस्टर बजकेल म्यूटेशन के बाद भी एक इंसान के रूप में अपनी पहचान बरकरार रख सकता है। चिंगवेन ने जवाब दिया कि वो और 3 दूसरे सर्वाइवर्स फेलो स्टूडेंट्स थे, दोस्त भी। वो सिंपल फैक्ट्स कभी नहीं बदलेंगे। वो उन्हें बचाने के लिए इतना डेस्परेट था, लेकिन ये एक खराब तरीके से सामने आ रहा था। वो बस खुद को यकीन दिलाए जा रहा था कि वो सबको बचा सकता है और यही ऐसा करने का अकेला रास्ता है। खुद भी एक म्यूटेटेड क्रीचर होने के नाते ली यान येन के इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे थे कि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, या कम से कम वो सोच रहा था कि वो जो कहे और कर रहा है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अगर ऐसा था तो क्योंकि वो लूलो के साथ घुल मिल सका तो चिंगवेन क्यों नहीं? हो सकता है जवाब आंखों में छुपा हो। नफरत और अंधेरे का निशान चिंगवेन की आंखों में साफ दिख रहा था। डार्कसाइडर का दूसरा हाथ फाइनली अपना म्यूटेशन पूरा कर चुका था। मल्टीपल फ्लेक्सिबल रस्सियों का रूप ले लिया था जो हाई डिग्री ऑफ टफनेस रखती थी। उन्होंने लियांगियन की अर्थ डिफेंस की बॉडी को फाड़ दिया। वो रस्सियां बेचारे चुंगजुन की बॉडी की तरफ बढ़ीं। जब उन्हें मौका मिला तो वो भागे नहीं, अब नर्ड को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। लियांगियन ने पीछे मुड़कर देखा कि दूसरे म्यूटेटेड आर्म को अपने डिफेंस में शामिल ना करने से कितना नुकसान हुआ। उसका ट्रांसफॉर्मेशन 100% के करीब पहुंच रहा था। उसके चेहरे पर इंसानी निशान जा चुके थे और उनकी जगह डार्कसाइडर की मॉन्स्ट्रस विशेषताओं ने ले ली थी। वो बकबक करने लगा कि उसके दोस्त डार्क एलिमेंट से इन्फेक्टेड हो गए हैं और उन्हें बचाने के लिए उसे इन्फेक्टेड लोगों को एक बार में खत्म कर देना चाहिए। नर्ड गाय चुंगजिन अपने प्यारे दोस्त के धोखे से शॉक था और अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि चिंगवेन उसका किलर बन गया है। बेचारा लड़का ऐसे मर गया अपने सबसे अच्छे दोस्त के हाथों, जो अब मॉन्स्टर बन चुका था। अगले ही पल चुंगजुन की बेजान बॉडी जमीन पर गिर रही थी। लियांग युएन सिर्फ निराशा में उसका नाम चिल्ला पाती, लेकिन ये पहले ही बेकार हो चुका था। चुंगजुन अब इस जिंदगी में कुछ नहीं सुन सकता था। उसे सिर्फ इस शापित जगह पर रुकने के फैसले का अफसोस था, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। अब लड़कियों को अपने बारे में सोचना और जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए, अपनी जिंदगियां बचानी चाहिए। हालांकि चुंगजुन हार चुका था, डार्कसाइडर चिंगवेन रुकने वाला नहीं था। उसके लिए कुछ भी काफी नहीं था और वो अपने पिछले दोस्तों को भागने और उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसके बदले में दिमाग में सिर्फ वही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता था, और अगर वो प्रोटेक्शन नहीं चाहते थे तो उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए था। लड़कियां मुश्किल से क्लिफ तक पहुंची, लेकिन ये काफी नहीं था। डार्कसाइडर का अटैक उन तक पहुंच गया और ब्लो से बचने के लिए वो अनजाने में कूद गईं। क्लिफ बहुत ऊंचा था, जमीन तक कई डजन मीटर्स थे। लू फैन हमाई में ही रियलाइज कर लिया कि ये अंत है और वो यहां मर जाएंगी। वो खुद को ब्लेम करने लगी कि वो सबको इस सिचुएशन में डाल आई थी। आखिरकार उसी ने लूलो को ढूंढने के लिए एक्सपेडिशन शुरू की थी, भले ही ये बहुत डेंजरस था और जबकि ये नहीं पता था कि इंसान डार्कसाइडर्स में कैसे म्यूटेट होते हैं। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये उसकी गलती थी और उसकी वजह से उसके दोस्त मर गए। तो अपनी नियर डेथ के लिए तैयार होके उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किस्मत पर भरोसा करने के लिए रेडी थी। उसकी हैरानी के लिए उसे जमीन पर तेज इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वो और लूलो उस ढलान पर टकराएं जो अभी अभी उनके नीचे दिखाई दी थी और एक बच्चे की स्लाइड की तरह नीचे लुढ़क गईं। ऑफ कोर्स लू फैन घटनाओं के इस मोड़ पर इतनी हैरान थी कि उसने दूसरी तरफ पलटने की क्रिटिकल गलती कर दी। अब वो अपने चेहरे से रुक रही थी और नीचे पहुंच चुकी थी। उसे अपने मुंह से मिट्टी और रेत थूकनी पड़ी। अब उसके चेहरे पर खरोंच और चोट का पूरा पैलेट था। फिर भी ये मौत से कई गुना बेहतर था और ल्यू फैंग युएन अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने सोचा कि टेरेन इतना अचानक से उनके नीचे क्यों बदल गया था। उसके लिए अब भी समझना मुश्किल था कि वो इतने बड़े गिरने से कैसे बच गई थी। लूलो ने जल्दी से अपनी दोस्त को गले लगाया और तसल्ली देते हुए पूछा कि वो ठीक है। हालांकि लू फैन ऐसी नहीं थी जिसे तसल्ली की जरूरत थी। अभी उसे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। लूलो उसे समझाने ही वाली थी, भले ही उसकी बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल होता, लेकिन उसे यकीन था कि उन्हें इस जगह से दूर नहीं भागना चाहिए। आखिरकार यहाँ हमारा हीरो है, ली कैन येंजू जरूर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और वो उन्हें खतरों से भरी इस दुनिया में सेफ रखेगा। इसी दौरान ऊपर हमारा हीरो सिर्फ डार्कसाइडर के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। म्यूटेटेड चिंगबेन इस बात से काफी नाखुश था कि लैंड का कोई टुकड़ा उसे उसके दोस्तों के साथ होने से रोक रहा था और उसे उनकी याद दिला रहा था। वो उन्हें बचाना जारी रखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। डार्कसाइडर अब अपने दुश्मन को बर्बाद करने जा रहा था जो उसे लोगों को बचाने से रोक रहा था। हमारे हीरो ने ऑफकोर्स सोचा कि ऐसी लॉजिक बहुत दुबियस लगती है। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अपने दोस्तों को मारकर आप उन्हें बचा लेंगे? इसमें कहाँ कोई सैनिटी है? लियांग येन गलत था ये सोच करके वो उससे नेगोशिएट कर सकता है और इसीलिए चुंगजुन मरा। हमारा हीरो इतना स्टूपिड था ये सोचकर कि चिंगमैन उसकी तरह हो सकता है और म्यूटेशन के बाद भी एक रीजनेबल इंसान की जिंदगी जी सकता है। लेकिन आखिर में चिंगमैन सिर्फ एक और आम डल डार्कसाइडर निकला, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक परछाई के बिना और सिर्फ मारने की इंस्टिंक्ट्स और मीनिंगलेस बड़बड़ाहट। ऐसे एक्सेप्शनली हार्मफुल मॉन्स्टर को अब बिना कोई निशान छोड़े डिस्पोज किया जा सकता है। पछताते हुए लियांग यिन ने जंग की तैयारी की और अपनी पावर को एक्टिवेट किया। डार्कसाइडर तन गया और इतने सारे डार्क एलिमेंट्स से सीधे शॉक्ड हो गया।
वो तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ा, सबको बचाने के इरादे से। वो इन शब्दों में जो भी अर्थ डालता हो, हमारे हीरो ने अपने हाथ से उसके हुक अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये एक बुरा आइडिया साबित हुआ। हुक ने सीधे उसका हाथ नष्ट कर दिया और उसके शरीर को छेद दिया। लियांग यिन शॉक था कि डार्कसाइडर में इतनी ताकत है। क्या ये मॉन्स्टर वाकई इतना स्ट्रांग है? सोचने के बाद हमारे हीरो ने फैसला किया कि ऐसा नहीं था। ये बस था कि वो खुद ही बहुत कमजोर हो गया था, और इसका कारण बहुत सिंपल था। इस पहाड़ी एरिया में मिट्टी बहुत पथरीली थी, कम जमीन के साथ, और अब भले ही उसने अपनी कुछ जमीन यहाँ ले आई थी, यहाँ अभी भी जमीन की मात्रा अपर्याप्त थी, और इसीलिए उसकी ताकत की मात्रा बहुत कम हो गई थी। जबकि डार्कसाइडर ताकत और एनर्जी से भरा हुआ था, उसने अपनी रैम्बलिंग्स जारी रखी। यकीन था कि वो ही लोगों को बचा सकता है, और ये जमीन का टुकड़ा एक तरह से मॉन्स्टर था। एक तरह से हमारे हीरो को उसके लिए अफसोस भी हुआ। अब जब वो एक कॉमन डार्कसाइडर था, तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। डार्क सन के संपर्क में आने वाले डार्क एलिमेंट से कंटैमिनेटेड हो जाते हैं, और उन्हें दुख से बचाने का एक ही रास्ता है, उन्हें मार देना। आखिरकार एक बार बदल जाने के बाद डार्कसाइडर्स अपने अपीयरेंस या एग्रेसिव नेचर और इंसानी कॉन्शियसनेस की कमी की वजह से नॉर्मल इंसानी सोसाइटी में वापस नहीं आ सकते। भले ही एक ऐसा भी लगता हो, डार्कसाइडर्स के लिए डार्क साइड में वापस आना सिर्फ वैसे ही म्यूटेटेड बींग्स के लिए ही संभव था। इसीलिए लियांग यिन ने अपने अपोनेंट को याद दिलाया कि जब वो डार्क साइड में चला गया तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और कोई डेस्टिनेशन नहीं था। हालांकि हमारा हीरो खुद एक डार्कसाइडर था, वो दूसरों से अलग था क्योंकि उसने अपना दिमाग और कॉन्शियसनेस बरकरार रखा था। अब वो उसके लिए आखिरी दया दिखाने के लिए डिटर्मिन्ड था, जो पहले चिंगवेन हुआ करता था, और उसे दफन करके उसका दुख खत्म करना चाहता था। अफकोर्स मॉन्स्टर इस तरह की दया के खिलाफ था और इस दुनिया में थोड़ा और दुख उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने हुक को घुमाया, उसे एक तरह के ब्लेंडर में बदल दिया ताकि अपने अपोनेंट को टुकड़ों में मैश कर दे। लेकिन लियांग यिन भी चुप नहीं बैठा रहा और तेजी से बढ़ती रूट्स का इस्तेमाल करके अपनी ट्रिक तैयार की। इस बार हुक उसके हाथों को नष्ट करने में नाकाम रहा, यहाँ तक कि उन्हें छू भी नहीं पाया। रूट्स ने उसे सेफली रोक दिया। ऑफकोर्स हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती थी। अब हमारे हीरो को ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल करना पड़ा जो उसके साथ सिम्बायोसिस में रहते थे, और उसे उन्हें पहुंचाए गए नुकसान पर अफसोस था। लेकिन अब मुख्य बात डार्कसाइडर से निपटना था, और फिर वो उनकी मदद के लिए उन्हें बड़े दिल से इनाम देगा। अब रूट से अपने ग्राउंड बॉडी को एनहांस करते हुए ली चिंग यिन बिना किसी प्रॉब्लम के अपने अपोनेंट से उसका हाथ छीनने में कामयाब हो गया। डार्कसाइडर तुरंत दर्द और गुस्से में दहाड़ उठा और एक पल के लिए सांस लेने के लिए खड़ा रहा। ऐसा लगा कि उसने हार मान ली है और भागने ही वाला है, लेकिन सिर्फ ऐसा लगा। जल्द ही गुस्सा और नफरत जो उससे भरी हुई थी वो फूट पड़ी, और उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल अचानक से अटैक करने के लिए किया। अचानक उसके पीछे से लुलू के चिल्लाने की आवाज आई जब वो दोबारा क्लिफ के टॉप पर चढ़ रही थी। खतरे के बावजूद वो अपने साथ एक बैकपैक लाई थी जिसमें एक बहुत यूजफुल टूल था, जिसे उसने जल्दी से हमारे हीरो की तरफ फेंक दिया और उसे इस्तेमाल करने की सलाह दी। लियांग यिन तुरंत मुड़ा ताकि वो खुद भी उस चीज का शिकार होने से बच सके, और उसे तेजी से पकड़ लिया। यही वो चीज थी जिसे उसे जरूरत थी, बड़ी और तेज गार्डन शीयर्स। शायद सिर्फ वो ही काफी होते, लेकिन हमारे हीरो ने कुछ और सोचा। ली चेंग यिन ने उन्हें अर्थ की पावर और प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी से एनहांस करने और मेटल वेपन्स की तेजी से जोड़ने का फैसला किया ताकि एक अल्टीमेट वेपन बनाया जा सके। अब उसके हाथों में एक पावर थी जिसे वुडन डार्कसाइडर हरगिज हैंडल नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितनी ही कोशिश करे और कितनी ही नफरत कर ले। अब इस नए वेपन को टेस्ट करने का टाइम था। डार्कसाइडर किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला था और अटैक करने लगा। ली चिंग यिन सिर्फ संतुष्टि से मुस्कुराया। इस इडियट को यह भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो पहले ही हार चुका है। एक कॉन्फिडेंट मूव के साथ उसने डार्कसाइडर का दूसरा हाथ भी नष्ट कर दिया और सिर्फ लकड़ी के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। हमारा हीरो यहां नहीं रुका और खुद अटैक करने लगा। अब जबकि उसके अपोनेंट के पास एक भी हाथ नहीं था, उसे उसके सर पर क्रशिंग ब्लो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डार्कसाइडर लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी डार्कनेस का मास्क टूट गया और उसके हाथों की कमी की वजह से वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। हमारा हीरो भी उसे खड़ा होने नहीं देगा। वो डार्कसाइडर के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो गया, उसके गले पर एक टिप रखते हुए। डार्कसाइड हार चुका था। टूट टूट तुरंत जमीन से बाहर आ गया जैसे ही खतरा टल गया। उसने हमारे लड़के के वेपन की आलोचना की।
उसे इनसफिशिएंटली ड्यूरेबल बताया, भले ही काफी टफ था, लेकिन उसकी तेज आलोचनाओं के बीच ये हेल्पफुल एडवाइस थी कि डार्क साइडर को जमीन में दफन कर दें ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए जा सकें, ऑफ कोर्स नेचर के स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक। ऑफ कोर्स डार्क साइडर को ये प्रॉस्पेक्ट ज्यादा पसंद नहीं आया और निराशा में दफन होने से पहले बकवास का एक और लोड चिल्लाया। दफन करने से पहले ली चुंग यिन के पास उसके लिए एक आखिरी सवाल था, वो ऐसा क्यों बना? उसने सिर्फ एक बार फिर चिल्लाया कि वो लोगों को बचाना चाहता है। इस बात ने हमारे हीरो को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद चिंगवेन सिर्फ डार्क सन के संपर्क में आने की वजह से डार्क साइडर नहीं बना, ये उसके कांस्टेंट पैरानोया की वजह से था जो उसे डार्क साइड की तरफ खींच लाया। ली चैंग-यिन के नीचे की जमीन और रूट्स मॉन्स्टर को अब्जॉर्ब करने लगी। धरती उसकी देखभाल करेगी और एक सुरक्षित जगह बन जाएगी जो ये इंश्योर करेगी कि कोई और उसके तरह के दोस्तों के सो कॉल्ड सेवियर से मारा न जाए। जब सभी आखिरकार शांत हो गए और होश में आ गए तो क्लिफ के पास सिर्फ मिट्टी के 2 छोटे ढेर बचे। लू फुआन निराश होकर उन्हें देख रही थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन वो मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक ही झटके में मर गए थे। अब उसके पास सिर्फ लूलू बची थी। उसकी खातिर उसे स्ट्रांग रहना होगा। लूलू ने उसकी उदास हालत देखकर उसे तसल्ली देना चाहा और अपने ली चुंग यिन से मुलाकात करा के उसे उसकी नुकसान से ध्यान हटाना चाहता था। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात थी जिसे हमारे हीरो ने जल्दी से याद दिलाया। उसका शरीर देखना मुश्किल था, लेकिन उसके पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन था। अब बस ये पता लगाना था कि क्या लू फुआन उसे सुन सकती है। वो खुद उससे पूछना चाहता था कि क्या उसने उसके प्रति कोई नाराजगी है। हमारे हीरो को ढेरों जवाब की आशंका के साथ इसका कोई इंतजार नहीं था। वो खुद अच्छी तरह से जानता था कि उसने गलती की थी। अगर उसकी इंडिसिशन ना होती तो चुंग जिन अभी भी जिंदा होता और चिंगवेन को और जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता। अगर हमारे हीरो ने डार्क साइडर्स के बारे में गलत उम्मीदें जगाई होती तो वो इस सिचुएशन को और बेहतर ढंग से हैंडल कर सकता था। हैरानी की बात थी कि लू फुआन ने उसे जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं सोचती और उसे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती। उसे ऐसा कुछ सोचने के लिए इडियट होना चाहिए। असल में जब वो सिविलियन शेल्टर से बाहर आई थी तो वो ऐसे नतीजे के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। यहाँ तक कि अगर उसके साथ सबसे बुरा होता तो वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही ब्लेम करती। हालांकि लूलू उसकी बातों से हैरान नहीं थी, बल्कि इस बात से हैरान थी कि वो ली चुंग युन की बातें सुन सकती है। इसीलिए उसने पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन किसी वजह से चुंग जुन के फ्यूनरल के बाद उसे आसपास किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस साफ महसूस होने लगी, भले ही वो उसे देख नहीं पाई थी। अब जमीन से बनाई गई इमेज की वजह से उसके सामने एक तरह की बोलती हुई ऑब्जेक्ट थी। ये ज्यादा एक छोड़ी गई मिट्टी की गुड़िया जैसी थी जो कई बार टूटी और कीचड़ से ढक चुकी थी। लू फुआन के पर्सपेक्टिव से हमारा हीरो कुछ ऐसा ही दिखता था। लूलू ने ली चैंग-यिन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि वो खुद एक सेंटिएंट डार्क साइडर है जो जमीन का टुकड़ा बन गया है, और उसका एक दोस्त है, एक फ्रेंडली प्लांट डार्क साइडर जिसे टूट कहते हैं। उनका अस्तित्व मुश्किल से यकीन करने लायक था और दूसरे सर्वाइवर्स ऐसी कोई बात सुनकर जरूर हंसते, लेकिन अब दोनों ने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया था और सिर्फ शक नहीं कर सकते थे। लू फुआन अभी भी बहुत दुखी थी और 2 इंटेलिजेंट डार्कसाइडर्स की ऐसी अनयूजुअल कंपनी भी उसे उसका ध्यान नहीं हटा सकी। लूलू ने उसे उनके साथ रुकने और यहाँ रहने का ऑफर दिया, लेकिन उसको जल्दी नहीं थी सहमत होने की। उसे सोचने और आराम करने की जरूरत थी और वो उन्हें अपना फैसला कल बताने वाली थी। लियांग युआन बहुत थक गई थी और उनसे पूछा कि क्या वो उसे उनके घर पर एक रात रुकने देंगे। जैसा अनुमान था, ल्यू फुआन अपने दोस्तों की मौत से बहुत शॉक थी और लूलू उसकी चिंता कर रही थी। उसे यकीन था कि उसे शाम को उसके साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि उसे शांत किया जा सके। खैर, हमारे हीरो को एडिशनल कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साथ में ज्यादा मजा आता है। शाम तेजी से गुजर गई और स्ट्रेसफुल दिन से थकी हुई लड़कियां जल्दी से सो गई। हालांकि कुछ गलत था और लूलू कांप रही थी। वो बीमार थी और बुखार था। बाहर हमारा हीरो, जिसे सोने की जरूरत नहीं थी, आसमान की तरफ देख रहा था और भविष्य पर विचार कर रहा था। उसके पास टूट था जो ये सोच रहा था कि क्या इंसानी मेंबर्स की संख्या हमेशा के लिए बढ़ गई है या सिर्फ टेम्परेरी रूप से। लियांग यिन को पक्का पता नहीं था। जब से डार्क सन डूबा था, कम्युनिकेशन कट हो गया था और स्काउटिंग ड्रोन नष्ट हो गया था। ऐसी सिचुएशन में अगर लू फुआन उतनी ही स्मार्ट है जितना वो कहती है, तो वो अकेले रिस्की जर्नी पर नहीं जाएगी। टूट को इंसानी बिहेवियर की कम समझ थी, इसलिए उसने पूछा कि अगर वो रहने के लिए ज्यादा सुरक्षित जगह जानती है तो वो उसके पास यहाँ क्यों आई थी। ऐसे एक्शंस बहुत अनरीजनेबल लगते थे। जवाब सिंपल था, अपने दोस्त को बचाने के लिए। ये सबूत था कि वो बहुत अच्छी इंसान थी,
और ली चैंगियन अपनी जमीन पर सिर्फ अच्छे लोगों को ही पनाह देना चाहता था। टू टूट के लिए ऐसी व्याख्या ने कुछ भी साफ नहीं किया और वो उनके एक्शंस को समझने में निराश हो गया। उसने कहा कि जानवरों के विचार, शब्द और एक्शंस को समझना बहुत मुश्किल है, प्लांट्स के विपरीत। अगली सुबह शांत और शांत बिल्कुल नहीं थी। ये लू फुआन की चीख से शुरू हुई, जो लूलू से पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ। लियांग यिन उसकी चीखों पर दौड़ा, ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन लियो फुआन यन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लूलू को तेज बुखार था, लेकिन इसका कारण अनजान था। ये कुछ भी हो सकता था, कीड़े के काटने से एलर्जी, पैरासिटिक इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस भी। लूलू खुद सोचती थी कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत थक गई थी और उसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया था। इसके अलावा वो पिछले कुछ दिनों से अपनी जिंदगी के लिए उसका डिटर्मिनेशन देखकर हमारे हीरो ने अलग खड़े ना होने और मदद करने का फैसला किया। अगली ही पल उसने अपनी आंख फाड़ दी। ऐसा अचानक काम देखकर लियू फैंगयुआन शॉक थी, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन सच कहूं तो ली चांग यिन को भी अभी तक पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ अपनी हंचेज़ों पूरी ताकत से टेस्ट करना चाहता था। उसने अपनी आंख को आसमान में फेंक दिया। क्योंकि उसे अपने नए शरीर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उसे सब कुछ खुद ही चेक करना पड़ा। अजीब बात यह थी कि उसकी थियरी कंफर्म हो गई। उसके शरीर से अलग हुआ मिट्टी का टुकड़ा वाकई उसकी परसेप्शन का एक हिस्सा बरकरार रख सकता था, लेकिन यह सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही चल सकता था। बस कुछ सेकंड्स बाद उसकी आंख मिट्टी के एक टुकड़े में बदल गई, जिसका अब उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तू जानता था कि इस लिमिटेशन को भी कैसे दूर किया जा सकता है। उसे सिर्फ मिट्टी के टुकड़े में डार्क एनर्जी भरने की जरूरत थी। तू खुद भी इसी प्रिंसिपल पर एक एनिमल की तरह मूव करता था और डार्क एलिमेंट्स खर्च करके जमीन से अलग हो सकता था। इस केस में हमारे हीरो ने सोचा कि मिट्टी के एक टुकड़े को खुद से अलग करने और उस दौरान वही परसेप्शन बरकरार रखने में 24 घंटे के लिए कितने डार्क एलिमेंट्स लगेंगे। यकीनन छोटी मात्रा नहीं। तू ने मोटा मोटा कैलकुलेट करने की कोशिश की और यहां तक कि वो फ्रीज हो गया जब उसे रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा लगेगा। लेकिन जब उसने उस घर की तरफ देखा जहां लूलू बुखार से पीड़ित बीमार पड़ी थी, तो तूत ने हिम्मत की और पूछा कि क्या एक दिन वो भी बीमार पड़ेगा। क्या वो लोग उसे बचाने के लिए भी रिसोर्सेज खर्च करने को तैयार होंगे। लियांग यन ने उसे अश्योर्ड किया कि वो जरूर अपनी पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार ये नेचुरल होगा। वो अब एक सिम्बायोटिक ग्रुप हैं और उन्हें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। धीरे धीरे तूत ने सब कुछ समझ लिया और डार्क एलिमेंट्स जमा करना शुरू कर दिया। उसकी रूट्स अलग हो गई थीं और वो अब अपने दोस्तों की मदद करने को तैयार था। वो खासकर ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करने और उसे ट्रांसमिट करने के लिए ऊंचा चढ़ा। लियांग यॉन कैसे तेजी से बदलाव पर शॉक थी। इससे पहले ये छोटा फूल उससे काफी बेनुकसान लगता था। तूत ने बिना टाइम वेस्ट किए हमारे हीरो की जमीन को डार्क एनर्जी से भरना शुरू कर दिया, जिसे वो खुद सन और अर्थ से अब्जॉर्ब करता था। ये मात्रा लियांग यिन के लिए अपने मुख्य शरीर से मिट्टी का एक टुकड़ा अलग करने और पूरे 24 घंटे तक अपनी परसेप्शन बरकरार रखने के लिए काफी होनी चाहिए। उसके शरीर में एनर्जी भरने की आवाज किसी गेम में रिसोर्स प्रोडक्शन के बीपिंग साउंड जैसी थी। लियांग यिन हैरान था कि तूत इतना सब कुछ कैसे जानता है, और उसने सोचा कि डार्क एनर्जी का इस्तेमाल और किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। क्या तूत वाकई इसका इस्तेमाल ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए कर रहा था? लेकिन असल में वो बस हमारे हीरो को देखकर सीख रहा था, और अब एग्जाम्पल से उससे रियलाइज हुआ था कि ग्रुप्स और फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए क्या मतलब रखता है। अब वो लियांग यिन को प्रीशियस टाइम वेस्ट किए बिना और तेजी से निकलने को कह रहा था। तूत ने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की थी और नहीं चाहता था कि वो बर्बाद हो। उन्हें जल्द से एक्शन लेना होगा, लेकिन कौन जानता है कि रास्ते में उनका क्या रुकावटें और खतरे इंतजार कर रहे हैं।